नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय फिजिक्स में। इस वीडियो में हम, जैसा कि आप सबको पता है कि अपन 12th क्लास का जो पूरा सिलेबस है उसको आरबीएससी राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चल रहे हैं 12th क्लास की बुक को। और इसी के अंतर्गत जो हमारी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र को सॉल्व करते करते हम जो हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर पहुंच चुके हैं। इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में नॉलेज लिया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या एक्चुअली, और हमने ये भी अंतर करने की कोशिश की थी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है, इनको परिभाषित किया जाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने पता किया था कि ये सदिश राशि है और सदिश राशि होने के साथ साथ इसके मात्रक है और इसकी विमा है। और फिजिकल ओवरव्यू में एक सिग्निफिकेंस के तौर पर कि उसको कैसे समझें हम कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु का गुण है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक बिंदु का गुण है पर्टिकुलर, ठीक है। इसके बारे में हमने जानकारी की थी और जिन स्टूडेंट्स ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बारे में अभी मेरा वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो ये वीडियो देख सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो हमने सिर्फ एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, एक आवेश के कारण। उसमें हमने ये भी देखा था कि कोई पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है Q। इस पॉइंट चार्ज Q के कारण किसी r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपने सूत्र निकाला। तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया था E = Q/r² r कैप। इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और उसकी दिशा इस दिशा में होगी, तो ये सूत्र आया था। तो ये तो सिर्फ एक बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर ऐसे कई आवेश हों, मान लीजिए 3-4 आवेश हो, यहाँ पर देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें Q1, Q2 और Qn, ये 3 आवेश हैं, Q1, Q2 और Qn। इन तीनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर, यहाँ पर बिंदु P है ये हमारा, इस बिंदु P पर जो Q0 आवेश रखा हुआ है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल कितनी होगी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ऐसा का ऐसा एक विषय, ऐसा का ऐसा टॉपिक अपन कूलाम के नियम जब अपन पढ़ रहे थे उसके बाद में भी पढ़ा था कि आवेशों के निकाय के कारण एक आवेश पर बल कितना लगेगा। बिल्कुल उसमें भी हमने अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज किया था। मैंने लिख रखा है एक्चुअली अध्यारोपण का सिद्धांत, ये अध्यारोपण का सिद्धांत ही है। वहां पर जब हम कूलाम का नियम पढ़ रहे थे वहां पर वो अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत बल के लिए था और यहाँ पर हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए करेंगे। जिस प्रकार हम वहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करके जो सारे जो बल हैं, अलग अलग जो बल हैं, जो Q1, Q2 और Qn, और Q1 और Q2 के अलावा और भी कई आवेश हो सकते हैं, तो इन आवेशों के कारण इस Q0 पर जो बल लगेंगे उन सब बलों का सदिश योग किया करते थे। तो सदिश योग करने पर जो हमें परिणामी बल प्राप्त होता था वो इस आवेश पर लगने वाला कुल बल होता था, वो अध्यारोपण के सिद्धांत से कैलकुलेट करते थे। इसी प्रकार यहाँ पर जितने भी अन्य आवेश हैं उन अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग तीव्रताएं, इस पर लगने वाली अलग अलग तीव्रताओं का भी सदिश योग कर दिया जाएगा, तो हमें इस बिंदु पर कुल तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा है। मान लेते हैं बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EP, वो जो है Q1 आवेश के कारण लगने वाले बल, Q1 आवेश के कारण लगने वाली तीव्रता या उत्पन्न, या तो बोलो लगने वाली तीव्रता या बोलो उत्पन्न तीव्रता, एक ही बात है। Q1 आवेश के कारण यहाँ पर उत्पन्न तीव्रता हमने E1 मान रखी है, प्लस Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E2, और Qn आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये E2 प्लस और भी कोई आवेश हो तो उन सब का सदिश योग करते हुए एंड में हमारे पास E, सभी आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाली तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। यही हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण, ये बिंदु आवेशों का समूह हो गया 1 2 3, और इस बिंदु पर
के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होती है। यहाँ पर एक शब्द और होना चाहिए था, प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण अलग अलग तीव्रता, यहाँ पर अलग 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 अलग, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अलग अलग तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। अलग अलग, सबकी अलग अलग तीव्रता है। Q1 की तीव्रता अलग है E1, Q2 की तीव्रता अलग है E2 और Qn की तीव्रता अलग है En। इन सब की अलग अलग तीव्रताओं का जब हम सदिश योग कर देंगे तो बिंदु P पर हमारे पास कुल तीव्रता का मान प्राप्त होगा। तो अब हम ये तो समझ चुके हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत किस तरह से अप्लाई करते हैं अपन एक बिंदु पर अन्य बिंदुओं के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन इसका वेक्टर सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब एक सदिश रूप में किस तरह से इसको आगे अपन लिख सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखते हैं, अगर अपन को कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक्चुअली अपन जो समझना चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो किताब में जो मैथमेटिकल टर्म लिखी हुई हैं उनका क्या मतलब है। ये इस चित्र, ऐसा चित्र बना हुआ है और ऐसा चित्र बना करके एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो तुमको इस तरह से दिखेगा, EP = K Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस K Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस, इस तरह से करते करते ये K Qn अपॉन R0n स्क्वायर R कैप 0n। तो इस तरह का एक एक्सप्रेशन लास्ट में किताब में लिखा हुआ है। यहाँ पर K हमारा वही है, K का मतलब क्या है, K = 1/4πε0। तो बार बार 1/4πε0 ना लिखने के लिए मैं सीधा K लिख देता हूँ। तो किताब में तुमको K की जगह यहाँ पे 1/4πε0 लिखा हुआ मिलेगा। तो ये क्या है, ये क्या टर्मिनोलॉजी है, ये क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। वैसे ऐसे कुछ बड़ी कोई यूजफुल चीज नहीं है, लेकिन ये समझने वाली चीज है। ये है E1। हम अगर E1 निकालना चाहते हैं, सिर्फ E1 की बात करें, E1 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें चाहिए, बाकी सारी चीजों को भूल जाना है। हमारे पास Q1 है और यहाँ पर बिंदु P है और इन दोनों के बीच की दूरी हमको पता होनी चाहिए। इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर हम E1 की वैल्यू लिखेंगे तो E1 आएगा K Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब इस R को इसने एक स्पेसिफिक तरीके से लिखा है, या R को लिखा है 0 1, यानी कि R कौन सा, 0 और 1। ये जो Q0 है, Q0 और Q1 के बीच की दूरी को इसने R01 लिखा है। ध्यान रखना, 0 को पहले लिखा है, 1 को बाद में। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 पर किसके कारण, 1 के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो है R0 और इस R0 की दिशा में बल लग रहा है, इसलिए R01 की दिशा में एकांक सदिश हो जाएगा R01 कैप। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो वाली डिस्टेंस, इसको इसने R01 से प्रदर्शित किया है, 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस। प्लस अब यहाँ पर हम इसके लिए E2 के लिए है ना एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो K Q2, ये E2 किसके कारण है, इस Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो Q2/R²। यहाँ पर R कौन सा होगा, ये वाली डिस्टेंस Q2 और Q0 के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर R होगी। तो यहाँ पर इसमें लिखा है 0 2, तो डिस्टेंस यहाँ पर R जो है डिस्टेंस है 0 और 2, यानी Q0 और Q2 के बीच की डिस्टेंस, और इसके लिए एकांक सदिश लगाएंगे तो ये R02, यानी कि R02 की दिशा में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेगी। इसी तरह अन्य जो और भी आवेश होंगे उसके लिए डैश डैश डैश, और अंत में डैश डैश डैश, अंत में जो ये आवेश हमारा Qn, तो इसके लिए हो जाएगा KQn/R0n का स्क्वायर R0n कैप दिशा में लगेगा। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो
क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है r0n, और ये r0n क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में लगी, तो ये जो डायरेक्शन है r0n की दिशा हो जाएगी, तो इसको अपन r0n की तरह एक्सप्रेशन बस लिखने का तरीका है ये, और कुछ नहीं है। मेन चीज है हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है कहना क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल 1.14, उदाहरण संख्या 1.14 क्या कहती है? तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। तेल की एक बूंद है, यहाँ पे मैंने इसको इस डायग्राम में बना रखा है, जो बुक में जो डायग्राम बना हुआ वो इस तरह का है। अब मन में ये प्रश्न ये उठता है कि ये इस तरह का डायग्राम क्यों बना हुआ है बुक में? ऐसी कोई इस डायग्राम से रिलेटेड इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह का चित्रण है, बूंद कहाँ पर है, कैसे वो रखी हुई है। ये डायरेक्ट डायग्राम बना रखा है, इसके बारे में अपन विचार करेंगे और पता लगाएंगे कि डायग्राम ऐसा क्यों है। 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, यह स्थिर विद्युत क्षेत्र 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम में संतुलन अवस्था में बनी रहती है। यदि तेल का घनत्व 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पूछिए बूंद की त्रिज्या, ठीक है, मतलब ये जो गोल बूंद है इसकी त्रिज्या क्या होगी। पहली चीज तो ये है कि ये जो एग्जाम्पल है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यहाँ पर एक चीज और हम समझेंगे कि सम विद्युत क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पर इस शब्द का उपयोग नहीं किया है इसने, सम विद्युत क्षेत्र, सिर्फ यहाँ पर स्थिर विद्युत क्षेत्र जिसका मान है ये दे रखा है। और यहाँ पर जो इस तरह का मैंने जो सेटअप बनाया वो इसलिए बनाया है क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सम विद्युत क्षेत्र चाहिए। स्थिर विद्युत, वो भी कौन सा? सम विद्युत क्षेत्र, सम विद्युत क्षेत्र। ये शब्द अपन आगे समझेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल पहले दे दिया है। जब तक सम विद्युत क्षेत्र हमको नहीं समझ में आता है तब तक इस एग्जाम्पल को हम करने के योग्य नहीं है। फिर भी ये एग्जाम्पल पहले दे दिया है, सम विद्युत क्षेत्र को भी समझ लेते हैं। सम विद्युत क्षेत्र होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। यहाँ पर जो ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं ये समांतर बना रखी हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी समान होती है और ये एक दूसरे को नहीं काटती है, समांतर रहती है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सम विद्युत क्षेत्र होता है। और सम विद्युत क्षेत्र और केवल हम जो बना सकते हैं वो दो समांतर प्लेटों के मध्य की बना सकते हैं, जिसमें से एक प्लेट धनावेशित हो और दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो। जब एक प्लेट धनावेशित होगी दूसरी प्लेट ऋणावेशित होगी तो उन दोनों के बीच में उत्पन्न होने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो सम विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक उसी तरह जैसे विद्युत धारा किस तरफ प्रवाहित होती है, विद्युत धारा का प्रवाह धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होता है, उसी तरह विद्युत क्षेत्र की दिशा भी धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होता है। इसलिए एरो मेरे जो बने हुए हैं वो प्लस की तरफ से माइनस की तरफ बना रखे हैं मैंने, ठीक है। पहली चीज तो ये सम विद्युत क्षेत्र क्या होता है। दूसरा ये कि इसने बोला है कि संतुलन अवस्था में बनी हुई है, वो इस विद्युत क्षेत्र में है और संतुलन अवस्था में है। अगर कोई चीज संतुलन अवस्था में है और अगर उस पर कोई बल लग रहा है तो डेफिनेट सी बात है, बल लगने के बावजूद यहां पर इस बूंद पर बल लग रहा है इस विद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि ये आवेश है। अब कोई भी आवेश जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर बल लगता है, जिसको हम विद्युत बल कहते हैं। और उसकी वैल्यू हम विद्युत बल की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं, F=QE। अगर कोई विद्युत क्षेत्र E में कोई Q आवेश रख दिया जाता है तो उस पर लगने वाला बल F=QE। ये हमारा फेमस फॉर्मूला है जो आगे से आगे काम आता जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी आवेश Q पर। यहाँ पर हमारा आवेश है 12E, Q की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं 12E। अब इस 12E आवेश पर 12E क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन है इस बूंद पर, एक बल लग रहा है जो कि विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है E उसकी वैल्यू हमको दे रखी है, 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम।
यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू है, यहीं पर लिख देता हूँ मैं इसकी वैल्यू, E इज इक्वल टू 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलम। अब इस विद्युत क्षेत्र में ये 12E आवेश है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर बल कितना लगेगा, 12E गुणा ये कैपिटल E। फोर्स कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा, तो इसके अंदर विद्युत बल, ये विद्युत बल है, इसलिए मैं इसके यहाँ लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फोर्स E, Fe, वो विद्युत बल हो जाएगा 12E मल्टीप्लाई बाय कैपिटल E। E की वैल्यू ये रही और Q की वैल्यू 12E, और इस स्मॉल e की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का भी मैंने यहाँ लिख रखा था, मैंने मिटा दिया इसको। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -e, 1 इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, 1 इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज की ये वैल्यू। तो 12E, इसको 12 से गुणा कर देंगे तो 12 इलेक्ट्रॉनों का आवेश आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये जो बूंद है, पहली चीज तो ये नेगेटिव है, इसके ऊपर आवेश जो है वो नेगेटिव आवेश है, और नेगेटिव आवेश होने के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र में ये किस तरफ गति करेगी, ऊपर की तरफ, ये नेगेटिव है तो ये विद्युत क्षेत्र में प्लस की ओर आकर्षित होगी, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये एक बल लगेगा इसमें। अब चूंकि ये बोल रहा है कि संतुलन अवस्था में बनी हुई, यानी वो विद्युत क्षेत्र में रखे हुए होने के बावजूद, उसके ऊपर बल लगने के बावजूद, ये बल लगने के बावजूद भी स्थिर है, यानी कोई दूसरा फोर्स भी उसके ऊपर लग रहा है, जो कि पहले वाला फोर्स, ये हमारा पहला फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और वो दोनों फोर्स एक दूसरे को संतुलन करने के बाद इस बूंद को स्थिर अवस्था में बनाए हुए हैं। हमें ये तो पता चल गया ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स F E, जो कि इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है जो इस फोर्स को संतुलित कर रहा है, जिसके कारण ये बूंद स्थिर बनी हुई है। और अब हमारे पास वो डेफिनेटली ये निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर ये सेटअप से पता चल रहा है, इस डायग्राम सेटअप से, कि वो नीचे लगने वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है mg। यहाँ पर m इस बूंद का द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण, यानी ये दोनों फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को संतुलन कर लिया है, इसलिए स्थिर अवस्था में है, बूंद संतुलन अवस्था में है। और अब हमें पूछा गया है कि इस बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो, तो हम इस संतुलन अवस्था में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं संतुलन अवस्था में देखो, इस पूरे क्वेश्चन में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ये हमने अपने खुद इमेजिन किया है कि संतुलन अवस्था में है तो वो कौन सा फोर्स हो सकता है, क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इस पृथ्वी पे करते हैं, इस बूंद को लेकर के हम अंतरिक्ष में तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक फोर्स लग रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण, तो जाहिर सी बात है एक दूसरा फोर्स भी इसके ऊपर नेचुरली लग रहा है जो ग्रेविटी के कारण लगेगा। तो ये सेल्फ अंडरस्टैंडेबल बात है कि यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, इसीलिए इस तरह का सेटअप बुक में डायग्राम में बता रखा है, और इस क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा है, यानी इस क्वेश्चन को पढ़ करके हमें ये डायग्राम हमारे माइंड में नहीं आता है, लेकिन एक बार जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो इस तरह के और कोई भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कोई भी बात नहीं की जाती, तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं इस पूरे क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। तो इस बार हमने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे। और देखो, इसकी त्रिज्या भी यहीं से निकल के आएगी, क्योंकि त्रिज्या इसके द्रव्यमान से संबंधित है। त्रिज्या कहां से मिलेगी, मैंने इस क्वेश्चन में पूछा है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, बूंद की त्रिज्या क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, आवेश दे रखा है, और उसने त्रिज्या पूछ ली, त्रिज्या द्रव्यमान में से निकल के आएगी, जितना द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान में से भी वो घनत्व और उसके आयतन से निकल के आएगी। हमारे पास एक सूत्र होता है
पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। संतुलन अवस्था में एफ ई इज इक्वल टू एम जी। एफ ई जो है एम जी के बराबर हुआ है। एरो हटा देते हैं अपन को, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मात्रात्मक, सिर्फ इनके गणितीय कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्शन के ऊपर अपन को नहीं जाना है। जबकि तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे, तो माइनस आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर डायरेक्शन की बात ना करने तो ये माइनस हटा सकते हैं, क्योंकि अपन को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करके त्रिज्या का मान निकालना है। जैसे ही एरो हटाएंगे तो माइनस का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा यहाँ पे, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए। तो एफ ई की वैल्यू है हमारे पास 12 स्मॉल ई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ई। इसको मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख देता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ई इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, लेकिन हम m को, द्रव्यमान को घनत्व और आयतन के गुणनफल के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान बटा आयतन सॉरी। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणा आयतन। और ये गोल वस्तु है, और गोल वस्तु के लिए आयतन का फॉर्मूला, घनत्व हो गया मेरा रॉ, घनत्व को रॉ से व्यक्त करेंगे, द्रव्यमान हो गया m, और आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। यहां से हमको r की वैल्यू मिलेगी, यानी m की जगह में लिख सकता हूं रॉ इंटू इस पूरी संख्या को इधर से वज गुणा कर दूंगा रॉ के साथ, तो m की वैल्यू लिखी जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई r क्यूब रॉ। अब यहाँ पर ये रॉ की वैल्यू अपन को दे रखी है, तेल का घनत्व 1.26, घनत्व रॉ 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो बूंद की त्रिज्या याद करो, ये वैल्यू दे रखी है। जी की वैल्यू अपन को पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर अपन को इसको राउंड फिगर में लिखना है तो 10 भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू 9.8 ना लेकर के। हम अब अपन को इसमें सारी चीजें पता है। इस r की वैल्यू अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो r को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारी चीज को इधर ट्रांसफर हम कर देते हैं। तो r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 12e कैपिटल E डिवाइडेड बाय 4/3 पाई रॉ जी। इस r क्यूब को छोड़ करके बाकी सारी चीजों को मैंने इसके अपॉन में भेज दिया, इसके बटे में, तो r क्यूब। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो इसको ये 3 है, इसको ऊपर भेज देते हैं, बात 36 हो जाएगा, 36 फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा ये। तो जो भी कैलकुलेशन है वो अपन कर लेंगे, पहले अपन इसको फाइनली अपन को जो करना है वो कर लेते हैं। 4/3 पाई रॉ जी, और फिर क्यूब रूट, इस पूरे एक्सप्रेशन का अपन को निकालना है क्यूब रूट, घनमूल। इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आएगा। अब अपन को सारी वैल्यू पता है, ई की वैल्यू अपन को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इस कैपिटल ई की वैल्यू अपन को पता है 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और पाई की वैल्यू अपन को पता है 3.14 होती है। रॉ की वैल्यू, घनत्व की वैल्यू अपन को पता है 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू अपन को पता है 9.8। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद सारी जो भी गुणा भाग जो भी करना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, पर धीरे धीरे जब हम इसका अभ्यास करेंगे, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन आगे से आगे इस पूरे सिलेबस में करनी है। खैर जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तो करनी ही, फिर आगे वैसे कोई यूज़ नहीं है ना कैलकुलेशंस का। और फिर उसका अंत में अपन को इसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। आप खुद करके देखें, इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आता है, आर की वैल्यू क्या आती है, क्या आर की वैल्यू आपकी जो आती है वो आपकी बुक में, जो टेक्स्ट बुक में जो दे रखी है उसकी वैल्यू के बराबर है, और ये कैलकुलेट करके मुझे बताएं, और कमेंट सेक्शन में इसके आप वैल्यू को लिखें। आई थिंक मैं इतना तो आपके ऊपर ये भरोसा कर सकता हूँ कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। क्या ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार करके देखिए, नहीं आता है तो फिर मैं इसको
इसकी कैलकुलेशन को भी करके बताते हैं। इसकी कैलकुलेशन को शॉर्ट में किस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल कम से कम कैलकुलेशन में इस कैलकुलेशन को किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्ट आंसर लाने की अपन को जरूरत नहीं है कि किताब में जो आंसर दे रखा है, हमारे उत्तर माला में जो आंसर दे रखा है वही अपन को लाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपन को बिल्कुल नजदीक, अप्रोक्सीमेट, लगभग लगभग कोई आंसर हमको मिल रहा है वो हमारा आंसर हो सकता है। हमको इस झंझट में नहीं पड़ना है कि सारी की सारी कैलकुलेशन अपन को करनी है। कैलकुलेशन करने का ट्रिक मैं बताता हूँ, पहले अपने स्तर पे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है, और उसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यस स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि इसको सॉल्व करने का कोशिश किया होगा आपने, और नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जटिल कैलकुलेशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्यूब को देख करके हो रही है, क्यूब रूट को देख करके हो रही है। इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, हमको तो स्क्वायर रूट ही निकालने में बड़ी दिक्कत आती है, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको ये 1 से लेकर के 10 तक के जो नंबर्स हैं उनके क्यूब्स पता होने चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ, 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, और इसका क्यूब भी 1 होता है। कुछ है ना नंबर्स के जो हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह इनके क्यूब की बात करें तो 1 का क्यूब जो है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब होता है 25 25 125 होता है। 6 का क्यूब 36 36 इंटू 6 216 होता है। आई थिंक आई एम राइट। चलो आगे देख लेंगे, चेक कर लेंगे। 7 का क्यूब 343 होता है, चेक कर लेना इसको भी। 8 का क्यूब 8 8 64 64 512 होता है। 9 का क्यूब 729, चेक करना वाली चीज़ है। 10 का क्यूब 1000 होता है। ये वैल्यूज चेक कर लेना। हमको बस जो किसी भी इस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, इस कैलकुलेशन को इजीएस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चीजें पता होनी चाहिए, और स्क्वायर भी पता होने चाहिए। मैंने 3 डिजिट्स के स्क्वायर लिखे हैं, 1 के, 2 का, 3 का, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25। स्क्वायर्स पता होने चाहिए। अगर मेनली अभी अपन को यहाँ पर क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो ये मैंने सारे क्यूब रूट्स बस ये पता हो तो अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। ध्यान रखना, क्यूब रूट को विदाउट एनी कैलकुलेशन सॉल्व करने की कह रहा हूँ। ये अंदर वाली जो कैलकुलेशन है गुणा और भाग वो तो करने पड़ेंगे, तो इजी गोइंग करने पड़ेंगे। अब हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला था आर का, आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दी 12e कैपिटल ई डिवाइडेड बाय 4/3 पाई रॉ जी। रॉ यहाँ पर हमारा घनत्व है, जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, ई कैपिटल ई यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 12 ई की वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻90 लिख दी है मैंने, और कैपिटल ई की वैल्यू जो हमको क्वेश्चन में दे रखी थी 2.55 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, और जो रॉ घनत्व की वैल्यू अपन को दे रही है 1.26 इंटू 10⁻3, और जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जो हमको पता है वो है 9.8। तो सबसे पहले जो करने वाली चीज है, जितनी भी 10 की पावर है उनको पहले अलग अलग लिख लेना है। हमारे पास 10 की पावर है ये 10⁻−19, 10⁻4, और ये नीचे 10⁻3। इन सबको अलग लिख लेंगे तो ये 10⁻3 ऊपर जाके 10⁻−3 हो जाएगा। ये मैंने अलग से इनको कैलकुलेशन करनी है, अलग लिख लिया है। ये सबसे पहले करने वाली चीज है। फिर हमारे पास जो रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ जो डिजिट्स हैं विदाउट 10⁻, जो बच जाएंगे वो 12, 1.6, 2.55, 3/4, 3.14, 1.26 ये डिजिट्स बनेगी, और 9.8 उनको मैंने अलग साइड में लिख लिया। यहाँ पे 3 एक चीज मैंने करी, 4/3 को इसमें से 3 ये ऊपर चला जाएगा, 12 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। अब हमारे पास बचेंगे ये 3 बचा, 3, 12, 1.6 और 2.55। नीचे हमारे पास बचा ये 4, ये 3.14, 1.26 और 9.8।
अब इसको हमको अलग सॉल्व करना है, और ये अलग सॉल्व हो चुका है, ये लगभग सॉल्व है। 10⁻⁻19 और 3 कितने हो गए 22, और 22 में से ये 4 प्लस क्या है लेस होंगे, तो हमारे पास बचेगा 10⁻18। 10⁻18 अपन ने अलग से कैलकुलेशन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया है कि हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक ही कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा डिजिट्स में नहीं जाना है। पॉइंट के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जैसे मान लेते 9 पॉइंट समथिंग आती है, तो 9.8 किताब में 9.8 ही आंसर है। 9.8 जो 10⁻⁻7 मीटर में मेजरमेंट करेंगे डिस्टेंस का, क्योंकि जो रेडियस है वो डिस्टेंस है, तो उसका जो यूनिट होगी वो मीटर में होगी। तो हमारा आंसर जो है मैं आपको पहले बता दूं वो है 9.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। हमारी जो ड्रॉप है, ड्रॉपलेट्स है, उसकी रेडियस की वैल्यू इतनी है। वो कैसे आएगी? अब मैंने क्या किया है, पॉइंट के बाद एक डिजिट को छोड़ करके अगला डिजिट मैंने गायब कर दिया है। जैसे यहाँ पर तो एक ही डिजिट्स हैं, ये पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स नहीं। यहाँ पर 1.6 एक ही डिजिट्स है, ठीक है। यहाँ पर 2.55 है, तो मैंने एक ही लास्ट वाला 5 हटा दिया, सिर्फ 2.5 ले लिया है। यहाँ पर भी 3.14 जो पाई की वैल्यू है, इसको भी मैंने 3.1 तक ही ले लिया है। यहाँ पर भी 1.26 में 6 हटा दिया है मैंने, तो उसको मैंने राउंड फिगर कर दिया है 1.26, क्योंकि यहाँ पर ये जो 6 है ये 5 से ज्यादा है, तो इसको राउंड फिगर करके मैंने इसको 1.3 कर दिया है। यहाँ पर ये 5 ही था, इसलिए 1.5 ही रखा है। यहाँ पर ये 5 से कम था 5, ये जो है ना 4, ये 5 से छोटा है, इसलिए मैंने इसको राउंड फिगर में यहाँ पे 2 नहीं किया है, यहाँ पे 3.1 ही रहने दिया। ये राउंड फिगर करने का जो एक है ना तरीका होता है, जो 11th चैप्टर में हमने पढ़ा था, हिंदी में क्या बोलते हैं राउंड फिगर को, पूर्णांक बनाना, ऐसा कुछ है वो, वहाँ पे अपन ने सीखा था। उसी तरीके को इस्तेमाल करके मैंने राउंड फिगर में एक एक डिजिट्स पीछे से हटा दिया। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ही छोटा एक्सप्रेशन रह गया है। यहाँ पे भी मैंने इसको सॉल्व आउट कर दिया है, और इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो फाइनली बचेगा वो ये इतना छोटा सा एक्सप्रेशन बचेगा। ये यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 4 से इसको कैंसिल कर दिया, 4/4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, और 3 इंटू 3 9, तो ये तो 9 हो गया। 9 इंटू 1.6 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय, नीचे बचा 3.1 इंटू 1.3 इंटू 9.8। अभी और यहाँ 10⁻⁻18। अभी ये 10⁻⁻18 इस क्यूब रूट के अंदर ही है, इसको बाहर नहीं निकाला। इसको इजीली अपन बाहर निकाल सकते हैं, पर अभी अपन इसको अंदर ही रहने देते हैं, अपन एक साथ इसको बाहर निकाल देंगे। अब सिंपल कैलकुलेशन अपन इसको कर सकते हैं, हमको इनके नए टेबल्स आती हैं, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 9 इंटू 16 कर सकते हैं, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो और पॉइंट्स का ध्यान रखते हो, क्योंकि पॉइंट्स भी हैं इनके बीच में, 1.6 है और ये 2.5 है, तो इजीली अपन सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर इजीली 3.1 को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 1.3 से, और फिर 9.8 से उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कम से कम इतना तो कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक अपन ने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, कोई भी किसी से गुणा नहीं किया है, कोई भी किसी का भाग नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है, सीधा सीधा सिंपल करके इसको इतने में लिया है। अब इसकी इजीली कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इसकी इजी कैलकुलेशन जो मैंने पहले से मैंने करके रख रखी है, मैंने मुझे याद है, मैंने अभी कर ली थी थोड़ी देर पहले, वो ये है r इज इक्वल टू, इसको पूरे को मैं मिटा देता हूँ, नीचे वाला एक्सप्रेशन रहने देता हूँ बस। अभी हमारे पास बचा r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, ऊपर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस ब्रैकेट में जो ये जो डिजिट्स हैं 9 इंटू 1.6 इंटू 2.5, इसको जब गुणा करते हैं तो 36 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3.1 इंटू 1.3 इंटू 9.8, इसको जब करते हैं तो 39 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 39.5 लगभग आएगा, 39.5। और अगर इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो ऊपर, अगर इसमें पॉइंट को हटा देता हूँ, एक चीज और लिख देते हैं, हमारे पास जो है 10⁻⁻18 साथ में चल रहा है, ठीक। अब इस पॉइंट को मैं हटा देता हूं तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। जैसे इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं, यहाँ पर मुझे एक जीरो लगाना है,
अब 360 बटा 395 इंटू 10 की बार माइनस 18। अब हमको एक, ये तो हमारे को कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर का अलग मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे का अलग मल्टीप्लाई कर लिया। अब अपन को ये डिवाइड करना, 360 में 395 का भाग देना है, और इसको देखते ही अपन को पता चल रहा है कि भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम होगी, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है 360, नीचे बड़ी संख्या है 395। तो ये लगभग लगभग, अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो ये लगभग लगभग 0.9 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। आपको 360 में 395 का डिवाइड करना है, तो 9 टाइम्स इसकी, अब क्या सॉल्व करके देखें, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इजीली हो जाएगा, इतनी तो कम से कम डिवाइड कर ही सकते हैं। तो 0.911 इसकी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो बिल्कुल 10⁻⁻18। अब हम करते हैं कि इधर से पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाया तो नीचे सीधी सी बात है 3 zeros आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये 3 zeros आ जाएंगी। तो अब हमारे पास हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह का हो जाएगा। 0 पॉइंट में से ये पॉइंट हटा दिया अपन ने, पॉइंट हटाते ही है नीचे 1000 लिखना पड़ेगा। और ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, और इसमें ऐड हो जाएगी, और ऐड होकर के ये हमारे को इस तरह से दिखेगी 911 इंटू 10⁻⁻20। 18 और 3 वो माइनस के थे, माइनस के 3 और माइनस के 18 -21 हो जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ पर अपन को ट्रिक लगानी है ये वाली, तो कैसे इस ट्रिक की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे को ये यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10 की घात -21 को क्यूब रूट निकालना है तो इसके 3 टुकड़े करेंगे अपन। इसके 3 टुकड़े हो सकते हैं 10 की घात -7, 10 की घात -7 और 10 की घात -7, सीधे सीधे हो सकते। 21 है, 10 की घात -7, 10 की घात -7 करके ऐसे 3 टुकड़े किए जा सकते हैं इजीली। तो ये तो सिंपली बाहर आ गया r = क्यूब रूट ऑफ, अब देखो ये क्यूब रूट यहीं तक ही लगा रहा हूं, इसके आगे नहीं जा रहा है, यानी इसका मैंने क्यूब रूट निकाल लिया, इसका क्यूब रूट आ गया 10 की घात -7, ठीक है। ध्यान रखना इसको 21 को 3 बराबर बराबर भागों में तोड़ लेंगे जो कि 7 होंगे, और उसमें से जो एक हिस्सा है वो इसका क्यूब रूट होगा, तो ये -7 इसका क्यूब रूट हो गया। अब यहाँ पर 911 का क्यूब रूट कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए पूरा भाग की जो विधि है वो करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा देखेंगे कि 911 कहाँ पर आता है। यहाँ पे 911 हमारे पास आता है 9 और 10 के बीच में, कहाँ पर आता है 9 और 10 के जो क्यूब हैं उनके बीच में, 729 और 1000 के बीच में आता है। यानी कि 911 का जो क्यूब रूट है वो 9 और 10 के बीच में कहीं होगा। और ये जो वैल्यू 911 वो 1000 के ज्यादा नजदीक है और 729 के दूर है। तो ये भी हमको पता चल गया कि वो 9.10 के नजदीक होगा। तो लगभग लगभग अंदाजे से अपन पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है 911 की 9.8, 10 के आसपास, 7, 9.7 भी ले सकते हो, लेना 9.7 या 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अंदाजे से लिया है ये अपन ने, क्योंकि एक डिजिट तो पता चल ही है 9। इस ट्रिक से एक चीज तो पता चल गई कि हमारी ये 9 है। अब उसके बाद ये 9 और 10 के बीच में है, तो 9.5 भी लिखो तो भी ये हमारे जो गिवन आंसर उसके अप्रोक्स है। 9.6 लिखो तो भी ये अप्रोक्स है। 9.7, 8 कुछ भी लिखो, लगभग लगभग ये उसके अप्रोक्स आंसर हमारे पास है। 10⁻7 -7 भी बिल्कुल बराबर आ गई है, और 9 भी आ गया। बस ये एक डिजिट के लिए अपन को थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये क्या होगा। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये तरीका पसंद आया होगा आपको, और कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे इस वीडियो। धन्यवाद।